नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। एक बार फिर चर्चा पश्चिम बंगाल की राजनीति की। बीते 3 दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में, खासकर बीजेपी में कहें तो भूचाल आया हुआ है। शनिवार को पहले केंद्रीय मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए। उसके 48 घंटे के भीतर प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के दिलीप घोष, उनको उनके पद से हटा दिया गया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, जिस पद पर पहले मुकुल राय थे, जो अब टीएमसी में लौट चुके हैं। आखिर पार्टी को एकजुट करके और इस मुकाम तक पहुंचाने के बावजूद दिलीप घोष को क्यों रातों रात हटाया गया, आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पर। क्या बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में शामिल होने के साथ भी दिलीप घोष को हटाए जाने का कोई संबंध है? चर्चा करूंगा तमाम पहलुओं की, दिलीप घोष के गुणों की और विवादित बयानों की। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि दिलीप घोष को क्या उनके विवादित बयानों की सज़ा दी गई है या फिर बलि का बकरा बनाया गया है। उनकी जगह सुकांत मजूमदार को कमान सौंपा गया है, प्रदेश की कमान सौंपी गई है। वो भी आरएसएस के हैं, दिलीप घोष भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से थे। तो कहाँ कुछ महीने पहले तक तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देती नजर आ रही बीजेपी अपने बिखरते कुनबे को बचाने में जुटी है और दिलीप घोष का कार्यकाल अभी करीब 16 महीने बाकी था, उसके पहले ही उनको हटा दिया गया है। तो पूरी रिपोर्ट देखिए, जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। जैसा कि आप जानते हैं, दिलीप घोष का ये दूसरा कार्यकाल था और करीब 16 महीने बाकी थे, लेकिन उसके पहले ही अचानक उनको हटा दिया गया है। इससे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दिलीप घोष को क्यों हटाया गया। ज़्यादातर लोगों की राय में विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की लुटिया डूबी है उसकी सज़ा दी गई है दिलीप घोष को, और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है इसे एक तरह से उनका डिमोशन माना जा रहा है। और कहाँ 200 पार, अब की बार 200 पार के नारे के साथ सत्ता पर काबिज होने का सपना देखते हुए मैदान में उतरी थी विधानसभा चुनाव में बंगाल में, लेकिन उसे महज 77 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि केंद्रीय नेतृत्व को कम से कम 200 नहीं तो बहुमत लायक सीटें मिलने की उम्मीद थी। और इसके अलावा लगातार विवादित बयान भी देते रहे हैं दिलीप घोष। इनको भी केंद्रीय नेतृत्व ने हल्के से नहीं लिया है। बाबुल सुप्रियो के साथ 36 का आंकड़ा था। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं थे। तो खासकर नए लोग जो शामिल हुए थे पार्टी में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम से, वो दिलीप घोष से नाराज़ थे, उनकी भूमिका से असंतुष्ट थे। और पुराने में तो आप जानते हैं बाबुल सुप्रियो ही थे। तो अब दिलीप के समर्थकों का कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी की हार हुई है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय नेताओं की है, दिलीप घोष की नहीं है। उन्होंने चुनाव में जिस तरह का प्रचार किया, जैसे पूरा कंट्रोल किया, इसलिए अब हार की जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। और उनका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व की जो नाकामी है उसे ढकने के लिए ही दिलीप घोष को बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो अगर ऐसा होता, एक गुट की दलील है कि अगर बलि का बकरा ही बनाना होता तो 2 मई को जिस दिन चुनावी नतीजे निकले थे उसके बाद ही दिलीप घोष को हटा दिया गया होता। इसके लिए 4.5 महीने इंतजार नहीं किया गया होता। इसके अलावा एक उत्तर बंगाल का पहलू भी है दिलीप घोष की कुर्सी हाथ से निकलने में। 2019 में लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद बढ़िया रहा था और अब आशंका जताई जा रही थी कि 2024 में शायद ऐसा नहीं हो। इसीलिए उत्तर बंगाल के नेता को चुना गया है अध्यक्ष पद के लिए और एक तरह से इसे पार्टी की चुनावी तैयारी माना जा रहा है। अब माना जा रहा है कि जो मुकुल राय के पद पर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये उनकी
उनका डिमोशन है। पहले उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल करने की बात चल रही थी, लेकिन फेरबदल में उनका नाम उसमें सूची में नहीं आया और इसके बाद अब राज्य अध्यक्ष की कुर्सी भी उनके हाथ से निकल गई। इससे सवाल उठ रहे कि अब पार्टी में उनकी कितनी अहमियत बचेगी। हालांकि दिलीप घोष ने कहा है कि पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी के लिए काम करना ही मेरा असली उद्देश्य है। पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी मैं उसका पालन करूंगा। उन्होंने सुकांत मजूमदार जो नए अध्यक्ष हैं उनकी भी सराहना की है और भरोसा जताया है कि वे पार्टी को और मजबूत करेंगे, बेहतर तरीके से पार्टी का संचालन करेंगे। ये सब चीज़ें हैं। अब हालांकि दिलीप घोष में बहुत सारे गुण हैं। विधानसभा चुनावों के पहले माना जा रहा था कि बीजेपी को अगर बहुमत मिला तो दिलीप घोष मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची में शीर्ष पर रहेंगे, लेकिन भले ही वो अपने अटपटे और विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हों, उनके ऐसे बयानों के बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। बीजेपी अगर विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने की हालत में पहुंची थी तो इसके पीछे घोष का अहम योगदान था। बीते 5-6 वर्षों में भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ही बंगाल में पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हों, यह घोष ही है जिन्होंने पार्टी को आंतरिक राजनीति और गुटबाजी से उबार कर लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे ढकेलते हुए प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर स्थापित किया था और उसी के बूते पार्टी अब की बार 200 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने के पहले ज़्यादातर लोग घोष का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन उनके राजनीतिक और सांगठनिक कौशल की बदौलत अब यह नाम घर घर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आने वाले दिलीप घोष ने वर्ष 2015 में प्रदेश बीजेपी की कमान ऐसे मुश्किल दौर में संभाली थी जब राज्य में लोकसभा चुनाव के वक्त सिर चढ़कर बोलने वाला मोदी का जादू फीका पड़ गया था और पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी चरम पर थी। कुछ महीने पहले हुए नगर निगम चुनाव में पार्टी की कला खुलकर सामने आ चुकी थी और टिकट के दावेदार सड़क पर ही एक दूसरे से निपटने लगे थे। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में पहले केंद्रीय नेतृत्व ने बंगाल में बीजेपी को एकजुट कर उसे सांगठनिक तौर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी घोष को सौंपी थी। हालांकि घोष को इसके लिए मुश्किल से 3 महीने का ही वक्त मिल सका था, लेकिन इस दौरान वह पार्टी की गुटबाजी और अंतर्कलह पर काबू पाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे। प्रदेश की कमान संभालने के बाद केंद्रीय नेताओं के बरदहस्त का फायदा उठाते हुए उन्होंने संगठन में व्यापक फेरबदल किया था और प्रदेश से जिला स्तर तक तमाम पदाधिकारियों को बदल डाला। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सीट कांग्रेस के दिग्गज सोहनपाल सिंह को हराकर जीती। वर्ष 2016 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सीट कांग्रेस के दिग्गज ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराकर जीती थी। ज्ञान सिंह लगातार 7 बार वह सीट जीत चुके थे। उसके बाद वर्ष 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा घोष ने और उसमें भी जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में घोष के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, पार्टी के शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया। उसकी सीटें 2 से बढ़कर 18 तक पहुंच गई। तब घोष को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा हुई थी, लेकिन घोष ने इससे मना कर दिया और बंगाल में ही पार्टी का काम करने की इच्छा जताई थी। घोष मेदिनीपुर लोकसभा सीट से 88,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। उसी साल अगस्त में वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर 1 सप्ताह के अफ्रीकी दौरे पर भी गए थे। अब घोष के विवादित बयानों के बारे में। घोष ने भले काफ़ी पार्टी के भीतर और बाहर प्रशंसा बटोरी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन उनके साथ विवाद भी कम नहीं जुड़े हैं। सबसे पहला विवाद उनकी डिग्री का है। चुनाव आयोग के समक्ष जो हलफनामा पेश किया था, उन्होंने उसमें झाड़ग्राम स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई का दावा किया था। इस मुद्दे पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। तब इलाके के एकमात्र ईश्वर चंद्र विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक ने कहा था कि घोष ने वर्ष 1975 से 1990 के बीच डिप्लोमा की पढ़ाई नहीं की थी।
इसी तरह बीते साल कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के बाद घोष ने कहा था कि गोमूत्र पीने में कोई बुराई नहीं है और वे खुद इसका सेवन करते हैं, इससे कोरोना ठीक हो सकता है। उनके इस बयान की काफ़ी आलोचना हुई थी। उसके बाद उसी साल यानी सितंबर 2020 में उन्होंने कहा था कि बंगाल में कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है और ममता बनर्जी ने जानबूझकर लॉकडाउन किया है ताकि बीजेपी को रैलियों के आयोजन से रोका जा सके। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल को कोरोना मुक्त घोषित करने के एक महीने बाद ही 16 अक्टूबर 2020 को खुद घोष कोरोना की चपेट में आए और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। घोष ने एक बार सड़क पर बीफ के सेवन के लिए कुछ बुद्धिजीवियों की भी आलोचना की थी और उनसे कुत्ते का मांस खाने को कहा था। चाय पे चर्चा नामक एक अभियान के दौरान घोष पर हमला भी हुआ और उसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को जिम्मेदार ठहराया था। जनवरी में बीते साल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद उन्होंने कहा था कि टीएमसी के शासनकाल में बंगाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। इसी तरह उन्होंने विवादास्पद नागरिकता कानून का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों को शैतान और परजीवी कहा था। घोष अपनी रैलियों में विरोधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के साथ ही हिंसा का जवाब हिंसा से देने जैसी टिप्पणियां भी कर चुके हैं। मई 2016 में उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि जादवपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं का स्तर काफ़ी नीचे है और वे बेशर्म हैं, हमेशा छात्रों के साथ का मौका तलाशती रहती हैं। इसी तरह अगस्त 2019 में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को टीएमसी काडरों और पुलिस की हिंसा का जवाब हिंसा से देने के लिए उकसाया था। उसके अगले महीने ही उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी करार दिया था और कहा था कि पार्टी सत्ता में आने पर इस विश्वविद्यालय से वामपंथियों को खदेड़ने के लिए बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। इन विवादास्पद बयानों की वजह से उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं। बाबुल सुप्रियो समेत कई नेताओं पर वे टिप्पणी कर चुके हैं और अक्सर सुर्खियों में रहे हैं ऐसी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए। बावजूद इसके लाख टके का सवाल यह है कि आखिर चुनावी नतीजों के 4.5 महीने बाद अचानक दिलीप घोष को क्यों हटाया गया? बलि का बकरा बनाया गया या फिर विवादित बयानों की सजा दी गई है? शायद इसका जवाब आने वाले वक्त में मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।